हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? सभी लोग मस्त हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका 3 क्लास हो चुका है, आज हमारा चौथा क्लास है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि इटली के एकीकरण में एकीकृत होने की जो भावना है, इटली के लोगों में जो एकीकृत की भावना आई वो कहाँ से आई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि नेपोलियन, आप लोगों को पता है कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना था तो उसके बाद वो आसपास के राज्यों को जीतता था, ठीक ना। तो नेपोलियन जब इटली पर आक्रमण किया था तो उसको पूरा इटली को 3 गणराज्यों में विभक्त कर दिया था। जहाँ से इटली को 3 गणराज्यों में बांटा गया, तो इस कारण से लोगों में एकीकरण की भावना आई कि क्यों ना हम संपूर्ण इटली को क्या कर दे, एक साथ कर दे, और यहाँ से इटली के एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई थी, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ था। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ज्यूसेppe मैत्सनी के बारे में, यानी जिनको हम लोग मेजनी के नाम से जानते हैं। तो इनका देखेंगे कि इटली के एकीकरण में इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई थी, ठीक ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेजनी। इनका जो जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में इनका जन्म इटली में ही हुआ था, ठीक ना। इटली में 1805 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक साहित्यकार यानी लेखक जो साहित्य लिखते हैं, साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों वाले व्यक्ति, ठीक ना। ये चाहते क्या थे कि इटली को, संपूर्ण इटली को एकीकृत किया जाए, संपूर्ण इटली को एक साथ मिलाया जाए और उसको गणतंत्र राज्य बनाया जाए जहां पे जनता का शासन हो, यानी राजतंत्र को समाप्त किया जाए। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले मेजनी का नाम आता है। ये पूरा संपूर्ण इटली को एकीकृत करके एक गणतांत्रिक राज्य बनाना चाहते थे, यानी राजतंत्र को क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। ये एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों वाले व्यक्ति थे, ठीक ना। उसके बाद बात करें तो एक इटली के एकीकरण के लिए और राजसत्ता को समाप्त करने के लिए कार्बोनरी दल के सदस्य भी बने। कार्बोनरी दल के सदस्य, कार्बोनरी दल था जो राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, गुप्त लड़ाई। जहां जहां राजतंत्र होता था वहां गुप्त लड़ाई करके राजतंत्र को क्या करता था, खत्म करने का प्रयास करता था। तो कार्बोनरी दल के भी एक सदस्य रहे, कौन, मेजनी। उसके बाद बात करें तो 1830 आपको याद होगा, 1830 में कौन सी क्रांति हुई थी, याद है कि नहीं, जल्दी से बताइए तो। 1830 में कौन सी क्रांति हुई थी, जुलाई की क्रांति, आपको याद होगा। 1830 में जुलाई की क्रांति हुई थी, कहाँ पे, फ्रांस में। तो जब 1830 की जुलाई की क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो उसका असर संपूर्ण यूरोप पे पड़ा था, ठीक ना। जहाँ जहाँ भी यूरोपीय जो भी कंट्री थी वहाँ पे इसका असर पड़ा था। और 1830 में भी इटली में भी एक क्रांति हुई थी, ठीक ना। 1830 में इटली में भी क्रांति छिड़ गई थी, और इसी का फायदा उठाकर किसने, मेजनी ने उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया। बात करें तो 1830 में इटली में भी क्रांति हुआ था, तो उसी का फायदा उठाकर मेजनी ने सोचा कि क्यों ना उत्तरी इटली और मध्य इटली को एक साथ कर दिया जाए। उत्तरी इटली और मध्य इटली में देखेंगे तो आपका रोम, मोडेना, टक्सनी, ये सब इलाका आ जाता है। तो इन सभी इलाकों को किसने, मेजनी ने सोचा कि सबको क्या किया जाए, एकीकृत कर दिया जाए। लेकिन फिर यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस क्रांति को दबा दिया। इस क्रांति को क्या कर दिया, दबा दिया, और मेजनी को यहाँ से भागना पड़ा। मेजनी को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। मेजनी पलायन कर गया, ठीक ना, देश छोड़ के चला गया था उस समय। क्यों चला गया, क्या है कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, क्या है कि आपको पता है कि इटली के कुछ क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का ही कब्जा था, ठीक ना। जैसे 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, इटली के जैसे रोम वाला इलाका था जो उसको क्या, किसको दे दिया गया था, पोप को दे दिया गया था। उत्तरी इलाका हैब्सबर्ग साम्राज्य को दे दिया गया था। किसने दिया था, ऑस्ट्रिया ने दिया था। और कुछ क्षेत्र पर डायरेक्ट ऑस्ट्रिया का भी कब्जा था। तो जो भी यहाँ पे क्रांति हो रही थी, इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको किसने दबा दिया, मेटरनिक ने दबा दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया, जिस कारण से क्या हुआ, मेजनी को देश छोड़ के जाना पड़ा, ठीक ना। लेकिन मेजनी साहब यहाँ रुके नहीं। उसके बाद इन्होंने 1831 ईस्वी में
1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संगठन बनाया, ठीक ना, यंग इटली नामक संगठन बनाया। और इसमें इन्होंने प्रयास किया कि जो भी विदेशी शक्ति है, इटली में जो भी विदेशी शक्ति है बैठी हुई है, उसको हटाने का प्रयास किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया। किसके तहत? 1831 में एक संस्था बनाया, एक संगठन बनाया यंग इटली के तहत। उन्होंने जो यूरोप में जो भी इटली में क्या थे और भी यूरोपीय देश के जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, विदेशी शक्तियाँ, उसको हटाने का प्रयास किया। उसके बाद 1834 में उन्होंने एक यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, ठीक ना, एक यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। और इसके माध्यम से इन्होंने यूरोप में चल रहा यूरोप में चल रहे क्रांतियों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। क्या किया? ठीक है, तो 1831 में इन्होंने एक यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था, जिसके तहत इन्होंने इटली में जो भी विदेशी शक्तियाँ थी और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब इटली का काम कर रहे थे, थोड़ा यूरोप में भी सभी देशों का सपोर्ट कर देते हैं। तो 1834 में इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, जिसके तहत जो भी यूरोपीय कंट्री में जो भी क्रांति हो रही थी उसको सपोर्ट किया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया, ठीक ना। उसके बाद देखते थे 1848 में भी एक क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ, फिर से मेजनी वापस आते हैं और इटली को एकीकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार भी मेटरनिख द्वारा इस क्रांति को भी दबा दिया जाता है, ठीक ना। 1848 में एक क्रांति होती है, इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इसको भी क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, ठीक ना। उस समय देखिएगा तो सबसे जो मेन राज था इटली का वो कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट। कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट। और यहाँ के शासक उस समय कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट। कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट। इस पर भी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख आक्रमण करता है और इनकी हार हो जाती है, और उसके बाद जो भी वहाँ पे क्रांति चल रहा होता है उसको मेटरनिख दबा देता है, और इस बार फिर से मेजनी की हार हो जाती है और फिर मेजनी देश छोड़ के चला जाता है। तो देख लिए कि 1830 से लेकर 1848 के बीच जितना भी इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया गया वो सफल नहीं हुआ। मेजनी ने कई प्रयास किए लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया, और 1848 से फिर से मेजनी को वापस भागना पड़ता है, देश छोड़ के मेजनी चला जाता है। तो मेजनी के जो भी प्रयास थे उन्होंने इटली के एकीकरण का मार्ग तो बताया, मार्ग इटली के एकीकृत करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, ठीक ना। अब उसके बाद एंट्री होता है इसमें काउंट काबूर की। इटली के एकीकरण में अगला एंट्री जो होता है काउंट काबूर की। इससे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं कि इटली का एकीकरण में और समस्याएं क्या क्या थी, ठीक ना। पहले समस्या की बात कर लेते हैं कुछ। देखें तो इटली के एकीकरण में कुछ समस्याएं की बात करें तो जो इटली का एकीकरण था उसमें सबसे पहले देखें तो मेजनी चाह रहा था कि इटली को क्या किया जाए, एकीकृत किया जाए। मेजनी इटली का एकीकरण चाहता था, और चाहता था क्या, एकीकृत होके मेजनी चाहता था कि इटली एकीकृत होके एक गणराज्य बन जाए, यानी कि जनता का शासन हो जाए, यानी राजतंत्र को ये खत्म करना चाहता था, ठीक ना। एक गणतांत्रिक राज चाहता था। कैसा राज? गणतांत्रिक राज, जहाँ पे जनता का शासन हो, ठीक ना। रोम में किसका शासन था? पोप का। रोम में किसका शासन था? पोप का। याद है आप लोगों को? रोम में पोप का शासन था। ये भी चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण चाहते थे, ठीक ना। और उसके जो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था और राजा है, तो राजा क्या चाहेगा? ये भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, ये भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, संपूर्ण इटली एक साथ मिल जाए और एक राष्ट्र के रूप में उभरे, लेकिन ये चाहता था कैसा सत्ता हो? राजतंत्र हो। क्या हो? राजतंत्र हो। तो देखिए तो सभी जो भी लोग चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, उनका विचारों में टकराव था। क्या था? विचारों में टकराव था, विचार एक मिल नहीं रहा था, जिस कारण से भी इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जो 1848 तक जो भी इटली के एकीकरण का प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। अब उसके बाद देखते हैं इसमें एंट्री होता है काउंट काबूर का। इसमें एंट्री होता है काउंट काबूर का। सबसे पहले देखिए
तो शार्डिनिया पिडमाउंट, शार्डिनिया पिड माउंट का जो शासक बनता है, नया शासक, वो बनते हैं विक्टर इमैनुअल। कौन बनते हैं शासक? विक्टर इमैनुअल, ठीक ना। ये शासक बनते हैं सार्डिनिया पिडमाउंट के, जो एक राष्ट्रवादी विचार के नेता रहते हैं, ठीक ना। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बनते हैं कौन? विक्टर इमैनुअल। और ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री काउंट काबूर को। ये अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करते हैं? काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जो कि राजनीति में बहुत महारत हासिल था इसको, राजनीति में बहुत आगे था ये, और कूटनीति में भी बहुत आगे था, ठीक ना। काउंट काबूर था एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कौन था? सफल कूटनीतिज्ञ, यानी राजनीति में बहुत आगे था। तो इसे विक्टर इमैनुअल द्वारा क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। विक्टर इमैनुअल समझ चुका था कि इटली का जो एकीकरण होगा वो इसी के राज्य में संभव है, यही चाहेगा तो इटली का एकीकरण हो पाएगा। तो ये अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करते हैं? काउंट काबूर को, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ था, ठीक ना। काउंट काबूर जो थे, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो मानते थे, ऑस्ट्रिया का मानते थे। वो जानते थे कि जब तक ऑस्ट्रिया इटली का जगह नहीं छोड़ेगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है, काहे कि इटली के कुछ जगहों पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का था। तो काउंट काबूर को यह समझ में आ गया था कि जब तक ऑस्ट्रिया है तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते थे ये? ऑस्ट्रिया को। सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया को। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधा इटली के एकीकरण में काउंट काबूर किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को मानते थे। ये जानते थे कि जब तक ऑस्ट्रिया नहीं छोड़ेगा तब तक उपाय नहीं है। तो ये इन्होंने ऑस्ट्रिया को भगाने का, ऑस्ट्रिया से छुटकारा पाने का इन्होंने उपाय सोचा कि अगर हमारी फ्रांस अगर मदद करे, अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगर हमारी फ्रांस मदद कर दे तो ऑस्ट्रिया का यहाँ से पत्ता कट सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध हो रहा था फ्रांस से, ठीक ना। फ्रांस, एक साइड फ्रांस ब्रिटेन वगैरह था और दूसरी साइड रूस से हो रहा था क्रीमिया का युद्ध, फ्रांस और रूस के बीच, जिसमें फ्रांस के साथ ब्रिटेन वगैरह भी था, और साथ में सार्डिनिया पिडमाउंट यानी काउंट काबूर फ्रांस की मदद करने आ गए, जबकि फ्रांस ने मदद मांगा भी नहीं था। फ्रांस मदद मांगा ही नहीं था, लेकिन विक्टर काउंट काबूर जानता था कि फ्रांस का अगर हम कुछ मदद करेंगे तब ना फ्रांस हमारा मदद करेगा। तो फ्रांस ने मदद मांगा भी नहीं था, फिर भी काउंट काबूर ने क्या किया? फ्रांस का मदद किया। किसमें? सार्डिनिया पे क्रीमिया के युद्ध में। किसका मदद किया? काउंट काबूर ने इनका क्या किया? मदद किया, ठीक ना। किस युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में, जो कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस ने मदद मांगा भी नहीं था, लेकिन फिर भी काउंट काबूर ने क्या किया? फ्रांस का मदद किया, क्या कि जानते थे कि अगर हम मदद करेंगे तभी सामने से भी मदद मिलेगा, ठीक ना। तो फ्रांस का मदद किया किसने? काउंट काबूर ने। और उसके बाद एक हुआ पेरिस सम्मेलन, ठीक ना। पेरिस शांति समझौता हुआ, जिसमें सभी देशों ने भाग लिया। उसमें ऑस्ट्रिया भी था, फ्रांस भी था, रूस भी था, ब्रिटेन भी था, सभी देश था। तो इसमें काउंट काबूर को भी बुलाया गया, यानी सार्डिनिया पिडमाउंट को भी इसमें बुलाया गया। और यहाँ पे काउंट काबूर ने बड़ी चालाकी से जो भी जिस क्षेत्र पर इटली के जिस क्षेत्र में ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा था, यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक ने जिस क्षेत्र में कब्जा कर रखा था उस कब्जे को क्या बना दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस शांति सम्मेलन में क्या कर दिया? उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस प्रकार इटली की समस्या को, इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया।
देख लीजिए कितना होशियार था। पेरिस शांति सम्मेलन में गया और जो भी इटली के जिस क्षेत्र पर किसने किया था, मेटरनिक ने कब्जा कर रखा था, उसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। बहुत तेज है, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, इसने एक काम और किया, इसने कहा कि इटली को हम गैर कानूनी, मेटरनिक को हम गैर कानूनी घोषित किया था, आगे हो सकता है कि उससे हमारा युद्ध हो, क्या कि ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए तो युद्ध करना ही ना पड़ेगा, तो ऑस्ट्रिया तो अपने भागेगा नहीं, तो उससे युद्ध होने की संभावना थी। तो इसी समय इसने एक और काम क्या कर लिया कि चुप्पे चुप्पे उससे फ्रांस के सम्राट जो थे नेपोलियन थर्ड, फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन थर्ड थे, नेपोलियन थर्ड, ठीक है। उस समय जो फ्रांस के राजा थे कौन थे, नेपोलियन थर्ड। ये जानते थे कि ऑस्ट्रिया को हराने में फ्रांस हमारा मदद कर सकता है, कि फ्रांसों को ऑस्ट्रिया बहुत परेशान किया है, याद है कि नहीं, फ्रांस को ऑस्ट्रिया बहुत परेशान किया है। तो ये जानते थे कि इटली के एकीकरण में हमारा कोई मदद कर सकता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो वो कौन है, फ्रांस है। तो फ्रांस के उस समय राजा कौन था, नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड उस समय फ्रांस का राजा था। तो ये चुप्पे चुप्पे बतिया लिया कि अगर ऑस्ट्रिया से अगर हमारा युद्ध हुआ, अगर ऑस्ट्रिया से क्या हुआ, हमारा युद्ध हुआ, तो आप हमारी मदद करेंगे। फ्रांस को क्या कहा, किसने, काउंट काबूल ने, कि अगर ऑस्ट्रिया से कभी हमारा युद्ध हुआ तो फ्रांस हमारी मदद करेगा। अब फ्रांस क्या कि हम कहे मदद करें, फ्री में मदद करेंगे, तो कहा क्या चाहिए, तो कहें फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड का कि 2 जगहिया बड़ी पसंद है तुम्हारा, दे दो हमको, तो मदद कीजिएगा ना, हाँ करेंगे। तो क्या कहा, 2 जगह नेपोलियन थर्ड ने कहा नीस और सेवाय, नीस और सेवाय, इटली का ये 2 जगह था, नीस और सेवाय। नेपोलियन थर्ड ने कहा कि ये दोनों जगह हमको दे दो, नीस और सेवाय, कुछ तो हमको बदले में चाहिए, 2 जगह दे दो, हम तुम्हारा मदद कर देंगे। अब काउंट काबूरी सोचे कि ऐसू देखते हैं तो इटली अभी ऐसी बट्टल है, 2 जगह दे ही कि अगर पूरा इटली क्या हो जाए, एक साथ हो जाए तो अच्छा बात है। तो नीस और सेवाय 2 जगह नेपोलियन थर्ड ने मांगा और इसको देने का वादा कर दिया किसने, काउंट काबूल ने, कि चलिए आप मदद कीजिए हमारा, ऑस्ट्रिया हार जाएगा तो ऐसू इटली को एक साथ करना ही है, तो इटली एक साथ हो जाएगा, तो चलिए 2 जगह आपको दे ही देंगे, कोई बात नहीं, अगर 2 जगह दे ही कि इटली एक साथ होना है तो हो जाएगा, चलिए। तब मान गया इधर से नेपोलियन थर्ड से इसका बातचीत हो गया, कि चुप्पे चापे बातचीत हो गया कि अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ तो मदद कर देंगे। और वही हुआ 1859 ईस्वी में। इसको पता था कि युद्ध तो होने वाला ही थी। 1859 ईस्वी में वही हुआ, सीमा विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमॉन्ट में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमॉन्ट में युद्ध छिड़ गया। अब तुरंत काउंट काबूल उदरकारी कहा नेपोलियन थर्ड को कि मदद कीजिए जल्दी से ना, 2 जगह देने का वादा किए हैं। तो कहे चलिए ठीक है मदद करते हो। इधर से कौन आ गया, फ्रांस की सेना। कौन आ गया, फ्रांस की सेना ने क्या कर दिया, सपोर्ट किया किसका, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। तो एक साइड से ऑस्ट्रिया हो गया और उसका लड़ाई हुआ था सार्डिनिया पिडमॉन्ट से, और सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो प्रधानमंत्री था कौन, काउंट काबूल, काफ़ी ज़्यादा होशियार, पहले थी क्लियर कर लेता बातचीत पूरा। तो उधर से किसका सेना आ गया, फ्रांस का सेना मदद करने आ गया, और इसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गई। इस युद्ध में क्या हो गया, ऑस्ट्रिया की हार हो गई, ठीक ना, ऑस्ट्रिया की हार हो गई। और ऑस्ट्रिया की हार होने के साथ साथ हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया जो जगह पे कब्जा किए हुए था, ऑस्ट्रिया जो जगह पे कब्जा किए हुआ था उसमें से 2 जगह लोम्बार्डी और वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने कब्जा कर लिया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट पर किसने कब्जा, लोम्बार्डी और वेनेसिया, जो उस समय किसके अंतर्गत था, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत। युद्ध के कारण क्या हो गया कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने उन दोनों जगह पर कब्जा कर लिया। इटली का ही था लेकिन किसके अंतर्गत था, मेटरनिक के अंदर था। तो लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसने कब्जा कर लिया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने कब्जा कर लिया। अब इधर फ्रांस भी देख रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया युद्ध। अब फ्रांस सोचा कि अब हम पंच बन जाते हैं, अब हम दोनों को फरियाते हैं, कहा बहुत लड़ाई उड़ाई हो गया, अब दोनों के क्या करते हैं, फरिया देते हैं। तब फिर फ्रांस क्या किया, अपना सेना वापस बुला लिया, अपना सेना वापस बना लिया और पंच का काम किया। और क्या किया, फैसला फिर हुआ, तो लोम्बार्डी दे दिया गया किसको, लोम्बार्डी सार्डिनिया पिडमॉन्ट को दे दिया गया कि चलिए आप कब्जा कर लिए हैं तो ये रख लीजिए, ठीक ना, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। और क्या किया, वेनेसिया पर फिर से ऑस्ट्रिया का ही कब्जा रहा, वेनेसिया पर फिर से ऑस्ट्रिया का ही कब्जा रहा, ठीक ना। तो लोम्बार्डी तो किसके अंतर्गत आ गया,
किसके अंतर्गत, सार्डिनिया पीडमाउंट के साथ मिल गया। तो यहाँ पे विक्टर इमैनुअल ने क्या कर दिया, लोम्बार्डी को अपने में मिला लिया। उसके बाद देखें 1861 तक किसने, काउंट काबूर ने 1861 तक काउंट काबूर ने उत्तरी इटली तथा मध्य इटली को, उत्तरी इटली तथा मध्य इटली को अपने कूटनीति के दम पर मिला लिया था। काउंट काबूर ने उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकृत किया, ठीक ना, एकीकृत किया। अगर मध्य इटली में से देखे तो वो बच गया था हमारा रोम, और उधर से देखे तो वेनेसिया, जो फिर से उसको दे दिया गया था, ठीक ना। तो रोम और वेनेसिया, रोम वेनेसिया, एक बच गया आपका दक्षिणी इटली, रोम वेनेसिया और दक्षिणी इटली, दक्षिणी इटली। तो रोम वेनेसिया और दक्षिण इटली को छोड़ के 1861 ईस्वी तक काउंट काबूर ने क्या कर लिया, सबको मिला लिया था, ठीक ना। काउंट काबूर ने क्या किया, रोम वेनेसिया और दक्षिण इटली को छोड़ दीजिए, तो बाद बाकी जो इटली का जगह था उसको काउंट काबूर ने एकीकृत कर लिया, इटली में मिला लिया। अब इसी समय और 1861 में ही काउंट काबूर की भी मृत्यु भी हो गई थी। 1861 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई, ठीक ना। अब इसी के समय साथ साथ उधर चल रहा था गैरीवाल्डी, उसी के साथ साथ उधर चल रहा था कौन, गैरीवाल्डी, जो दक्षिणी इटली को एकीकृत करना चाह रहा था, गैरीवाल्डी, ठीक ना। गैरीवाल्डी उसी समय आया और वो दक्षिणी इटली को एकीकृत करना चाह रहा था, ठीक ना। पेशा से जो गैरीवाल्डी था एक नाविक था, कौन था, एक नाविक था। शुरुआत में ये भी गणतांत्रिक विचारों वाला था, मेजनी के विचारों से प्रभावित था। मेजनी क्या चाहता था, गणराज्य बनाना, ऐसा देश बनाना जहाँ किसका शासन हो, जनता का शासन हो। तो शुरुआत में गैरीवाल्डी भी क्या था, मेजनी के विचारों से प्रभावित था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये काउंट काबूर के भी विचारों से प्रभावित हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की ओर आ गया कि राजतंत्र तो रहे लेकिन संविधान के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से चले, ठीक ना। तो एक नाविक था और इसने क्या किया, दक्षिणी इटली को एकीकृत करने का काम किया, दक्षिणी इटली का एकीकरण, दक्षिणी इटली को एकीकृत करने का काम किया इसने। इसने अपनी सेना एक बनाई थी लाल कुर्ती नाम की, ठीक ना, लाल कुर्ती नाम के सेना का गठन किया था किसने, गैरीवाल्डी ने। और ये दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स, दक्षिणी इटली के सिसिली तथा नेपल्स, इस जगह पर उस समय स्पेन के राजाओं का कब्जा था, ठीक ना। सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और इन दोनों क्षेत्रों को, दक्षिणी इटली को क्या किया, जीत लिया। दक्षिणी इटली को क्या किया, जीत लिया। और बिना किसी लालच के, सत्ता के लालच की, इसने दक्षिणी इटली को जीत के इटली को एकीकृत किया। और इस बिना सत्ता के लालच की इसने किसको सौंप दिया, उस समय राजा कौन थे, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया ये सब क्षेत्र, ठीक ना। अब देखिए उस समय ऐसा चलता था कि आप जिस जगह को जीते वो जगह क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, वही ना होता था। एक राजा दूसरी जगह आक्रमण किया, वहां अगर जीत गया तो वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, उसका। अगर राजा नहीं भी है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अपना सेना बना के किसी राजा को हरा दे और उस जगह पर कब्जा कर ले तो वो जगह किसका हो जाएगा, जिसने जीता उसका हो जाएगा। लेकिन इधर क्या देखिएगा, गैरीवाल्डी ने क्या काम किया कि दक्षिणी इटली को जीता और उस जीत के पूरे क्षेत्र को किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल के दे दिया कि आप सत्ता संभालिए। हालांकि विक्टर इमैनुअल ने ये भी कहा कि आप सत्ता में रहिए, वहाँ पे आप इसी इटली के अंतर्गत ही रहिएगा और सत्ता आप संभालिए। लेकिन गैरीवाल्डी कहा कि हमको सत्ता से कोई मोह माया नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, आप पूरा सत्ता रख लीजिए, इटली को एकीकृत कीजिए। और आराम से फिर गैरीवाल्डी ये सब काम धाम छोड़ छाड़ के साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखिएगा तो यहाँ पे कितना बड़ा त्याग दिया किसने, गैरीवाल्डी ने, कि एक पूरा जगह जीता और उसको आराम से राजा को सौंप दिया, ठीक ना। तो इस जगह पर भी सत्ता किसका आ गया, विक्टर इमैनुअल का। तो इसके बारे में तो देखिए था 1861-62 में, 1861-62 में, यानी उसी समय जिस समय उत्तरी मध्य इटली का एकीकरण हुआ उसी समय 1861-62 के दौरान ही दक्षिणी इटली को भी एकीकृत कर लिया गया। और गैरीवाल्डी के इसी त्याग की भावना को देखते हुए, गैरीवाल्डी की इसी त्याग की भावना को देखते हुए लाला लाजपत राय ने इनकी पुस्तक भी लिखी थी। किसने लिखी थी, लाला
लाज लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखी थी, ठीक ना। इसी त्याग की भावना को दर्शाने के लिए देखिए कि पूरा क्षेत्र जीते और राजा को सौंप के चले गए। और उसी के बाद 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हुई थी। 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी देखिए तो मेजनी ने किया जो सफल नहीं हुआ, उसके बाद काउंट काबूर ने उत्तरी तथा मध्य इटली को मिलाने का काम किया, खाली बच गया था रोम और वेनेसिया। और दक्षिणी इटली को मिलाने का काम किसने किया, गैरीबाल्डी ने। और गैरीबाल्डी का भी मृत्यु हो गया 1862 में। 1861 में काउंट काबूर का भी मृत्यु हो गया, लेकिन संपूर्ण इटली का जो एकीकरण था अभी तक पूरा नहीं हो पाया। यानी काउंट काबूर ने भी संपूर्ण इटली को एकीकृत होते हुए नहीं देखा और गैरीबाल्डी ने भी संपूर्ण इटली को एकीकृत होते हुए नहीं देखा। 1862 में भी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करें तो इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण हुआ आपका 1871 ईस्वी। कब हुआ, 1871 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में एक युद्ध चला था फ्रांस एवं पर्सा के बीच, फ्रांस एवं पर्सा के बीच एक युद्ध चला था 1870 ईस्वी में, जिसे सेडोन के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, सेडोन का युद्ध। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग जर्मनी का एकीकरण, अगले क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण, तो उसको पढ़ेंगे तब हम लोग सेडोन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो 1870 ईस्वी में चल रहा था सेडोन का युद्ध। तो उसी समय फ्रांस जो था रोम में जो पोप थे उनको संरक्षण दे रहा था, ठीक ना। रोम में जो पोप थे उसको संरक्षण कौन दे रहा था, फ्रांस दे रहा था। इसीलिए फ्रांस को एकीकृत नहीं किया, रोम को एकीकृत नहीं किया गया था। 1870 में उधर फ्रांस फंस गया उधर युद्ध में पर्सा के साथ, और उसी का फायदा उठा के शासक कौन था, विक्टर इमैनुअल। कौन था शासक, विक्टर इमैनुअल, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल। इसी का फायदा उठा के रोम को अपने में मिला लिया, रोम को अपने में मिला लिया, साथ ही वेनेसिया को भी उसी समय मिला लिया, रोम को भी मिला लिया और वेनेसिया को भी मिला लिया, और रोम को ही राजधानी बना दिया गया, ठीक ना। इटली का राजधानी अभी क्या है, रोम है, ठीक ना। तो विक्टर इमैनुअल 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में रोम और वेनेसिया को अपने में मिला लिया, और इस प्रकार संपूर्ण इटली का एकीकरण पूरा हो गया। यानी 1871 में देखें तो पूरा इटली क्या हो गया, एकीकृत हो गया, और वहाँ का शासक कौन बन गया, विक्टर इमैनुअल। तो यहाँ पे आपको इटली का एकीकरण समाप्त होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार रिकैप कर ले, क्या एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक ना, थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो इटली के एकीकरण में भावना, इटली के लोगों में एकीकृत होने की जो भावना है वो कहाँ से आई, नेपोलियन के प्रयास से। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया और इसे 3 गणराज्यों में बांट दिया था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना कि संपूर्ण इटली को एक साथ मिला लिया जाए, और यहीं से इटली के एकीकरण की भावना उठी। उसके बाद सबसे पहले जो इटली के एकीकरण का प्रयास किया वो किसने किया, मेजनी ने किया, ठीक ना। सबसे पहले उन्होंने 1830 में कोशिश किया कि उत्तरी और मध्य इटली को एक साथ मिलाया जाए, लेकिन मेटरनिक ने उनके प्रयास को क्या कर दिया, विफल कर दिया, और उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। फिर उन्होंने 1831 में यंग इटली और 1834 में क्या, यंग यूरोप की स्थापना की। 1848 में पुनः क्रांति हुई, लेकिन फिर भी उस समय भी मेटरनिक ने उसको क्या किया, दबा दिया। उसके बाद एंट्री होती है किसकी, काउंट काबूर के। वहाँ का जब नया शासक बनते हैं विक्टर इमैनुअल, तो वहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं काउंट काबूर को, जो एक बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ था, ठीक ना। वो क्या करता है कि क्रीमिया के युद्ध में वो जानता है कि ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप रहेगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं। तो उसने क्या किया, इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस का सपोर्ट लिया, यानी सबसे पहले सपोर्ट दिया तब सपोर्ट मिला। क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, उसमें काउंट काबूर ने किसकी मदद की, फ्रांस की मदद की। और इसी समय नेपोलियन थर्ड से बात कर लिया कि जब कभी भी ऑस्ट्रिया से लड़ाई होगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। इसके बदले नीस और सेवाय, 2 जगह था इटली का, उसको देने का भी वादा कर दिया कि नीस और सेवाय हम आपको जगह दे देंगे, आप हमको क्या कीजिएगा, मदद कर दीजिएगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और वही हुआ 1859 में जब युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पीडमाउंट का युद्ध हुआ, तो सार्डिनिया पीडमाउंट की तरफ से कौन आया, फ्रांस की सेना आई, ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हो गई। और उससे वे लोम्बार्डी पे कब्जा कर लिया किसने, काउंट काबूर ने, यानी सार्डिनिया पीडमाउंट को मिला लिया। और बाद बाकी भी इलाका जो था उत्तरी इटली और मध्य इटली, रोम वेनेसिया को छोड़ के, उसको भी काउंट काबूर ने अपने साथ मिला लिया। यानी उत्तर और दक्षिण, उत्तरी इटली और मध्य इटली में देखे थे एक रोम और वेनेसिया बच गया था, और इधर दक्षिण इटली बचा हुआ था। तो दक्षिण इटली का एकीकरण उसी समय चल रहा था, कौन कर रहा था,
गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। उन्होंने अपनी सेना बनाई और दक्षिणी इटली पर आक्रमण किया और उसे अपने साथ मिला लिया और सब किसको सौंप दिया, विक्टर इमैनुअल को सौंप के 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बाद बाकी इटली बचा यानी रोम वेनेसिया बच गया, उसको 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ पे आपको इटली का एकीकरण क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोगों को समझ में आना इटली का एकीकरण। अब जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे क्या, जर्मनी का एकीकरण। उसमें देखेंगे बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। अभी आप लोग देखें ना काउंट काबूर का कूटनीति, अब इसमें देखेंगे बिस्मार्क का कूटनीति, इससे भी अधिक था, वो इससे भी खतरनाक था बिस्मार्क, ठीक ना, तो उसको भी देखेंगे। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ है, जितना भी लिखे हैंड रिटन, पूरा जो भी लिखे हैं सभी लिख इसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अच्छे से बैठ के अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो आप इसी से नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। तो नोट्स जरूर बनाइए, अपना अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आता है ना, आप जाइएगा वीडियो खोलिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। या इसके लिए एक वीडियो भी बनाया जा चुका है कि हाउ टू ज्वाइन लक्ष्य क्लासेस, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि आपको सभी पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।